समझो इधर, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़े थे। एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग क्या था? धारावाही क्या था? वृत्तीय कुंडली था ना। उसके बाद धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, चेक कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। देखो, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये उसका डायग्राम हुआ। अब वर्णन कैसे करना है इसको समझना, थ्योरी। जितना चीज़ हमें दिख रहा है सबसे पहले उसको लिख दो। पी क्यू आर एस, ये क्या है? एक परिनालिका। पी क्यू आर एस क्या है? एक परिनालिका है। इसमें कौन सी धारा बहेगी? आई धारा। कौन सी धारा बहेगी? आई धारा। इसमें फेरों की संख्या को हम क्या मानेंगे? एन। फेरों की संख्या, फेरा जानते हो ना, ये जैसे कोई भी एक कुंडली हुआ, ठीक, इस पर इस तरह से लगा रहता है, देखियो, फेरा ऐसे गूंथा हुआ रहता है ना, बाद में पता चल जाएगा तुमको, नहीं देखे हो तो। उसी को क्या बोलते हैं? फेरा। क्या बताया था? हाँ, माना पी क्यू आर एस एक धारावाही परिनालिका है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें फेरों की संख्या एन है, बस इतना ही है। क्या क्या किए? पी क्यू आर एस एक परिनालिका है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, फेरों की संख्या एन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? लिख लोगे ना? लिखाऊंगा नहीं। अब देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण वो क्या करेगा? दंड चुंबक की भांति कार्य करेगा। चुंबक सब लोग जानते हो, दंड चुंबक इसके बाद पढ़ेंगे। धारावाही परिनालिका में क्या करोगे? विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण क्या करेगा? ये पूरा दंड चुंबक की भांति कार्य करेगा। समझ आया? अब दंड चुंबक की भांति कार्य किया, हमें इस परिनालिका के अंदर क्या करना है? परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस परिनालिका के अंदर क्या करना है? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ आया? अब देखो, जो परिनालिका है इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। बाहर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, और अंदर में लगभग समान ही रहेगा। अंदर में पूरा समान ही रहेगा ना। बाहर में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा? 0। देखो 0 लिखा भी हूँ। और अंदर में क्या रहेगा? एक समान रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक ABCD एक आयत की कल्पना कर दिए। एक ABCD एक आयत की कल्पना किए। समझ आया? जिसमें AB और CD भुजा, AB और CD भुजा किसके समांतर है? परिनालिका के। देखो, हमने ये परिनालिका इस तरह से बनाए हैं और इसी पर ऐसे ABCD बना दिया, तो ये AB भुजा ये हुआ, और CD पूरा तो एक जैसा समान ही दिख रहा है, एक समांतर। समझ आया ना? इसके लिए हम क्या किए? बंद आयत ABCD की कल्पना किए, जिसकी AB और CD भुजा परिनालिका के अक्ष के समांतर है। समझ आया? परिनालिका के क्या है? अक्ष के समांतर है। अब इसी आयत के चारों ओर क्या करना है? हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B वेक्टर का क्या कर देंगे? डायरेक्ट रेखीय समाकलन। जैसे सब में किए है ना, रेखीय समाकलन करते हैं तो पूरे का निकल जाता है। सेम वैसे इसमें भी होगा। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? पूरा पॉइंट्स जितना भी बताया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या किए थे? PQRS एक परिनालिका है, बहने वाली धारा I, फेरों की संख्या N है। यहाँ तक क्लियर था? जैसे ही हम परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो क्या करता है? दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। परिनालिका के अंदर हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, परिनालिका के अंदर एक समान होता है। समझ आया? इसके लिए हमने क्या किया? एक आयत ABCD की कल्पना किया, जिसमें AB और CD भुजा परिनालिका के अक्ष के समांतर है। समझ आया? तब ABCD में चुंबकीय क्षेत्र, ABCD के चारों ओर क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन। समझ आया? रेखीय समाकलन कर देंगे, यानी कि क्लोज समाकलन। क्लोज लगाते हैं ना, तो पूरे का योग निकल जाएगा, तो एक एक करके पूरे का निकालना पड़ेगा। समझ आया? पहले ये लिख लोगे ना थ्योरी। लास्ट बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। माना PQRS एक धारावाही परिनालिका है जिसमें बहने वाली धारा I है तथा इसमें फेरों की संख्या N है। हुआ? जैसे ही किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो वह दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। इसके बाह्य क्षेत्र में मतलब परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, परिनालिका के अंदर एक समान होता है। हमें इस परिनालिका के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ आया? परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बंद आयत ABCD की कल्पना करते हैं, जिसमें AB और CD भुजा परिनालिका के अक्ष के समांतर है। हुआ? तब ABCD के चारों ओर B वेक्टर का रेखीय समाकलन करें। B वेक्टर का पूरा लिखूं क्या? देखना, ABCD के चारों ओर, ABCD के चारों ओर B वेक्टर का रेखीय समाकलन। B वेक्टर का क्या होगा? रेखीय समाकलन। समझे? देखो कर दिए। B वेक्टर इंटू DL वेक्टर आएगा। B वेक्टर इंटू क्या होगा? DL वेक्टर। अब देखो, हमें तो ABCD पूरा 4 भुजा पता है ना, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। पूरे का योग क्लोज लगा दिए, मतलब पूरे का योग पता चल रहा है ना, क्लोज इंटीग्रल मतलब पूरे का योग है। तो B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। अब पहला लिमिट पुट करना पड़ेगा, समझना, क्योंकि पूरे का क्या निकालना पड़ेगा? हमें योग निकालना पड़ेगा। A से B, B से C, C से D, D से A, पूरा घुमा है ना। लिखे हैं स्टार्टिंग में ABCD के चारों ओर B वेक्टर का रेखीय समाकलन। तो ABCD के ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा और ये चारों तरफ निकालना पड़ेगा। तो चारों तरफ के लिए भुजा तो पता है। पहले के लिए क्या हुआ? A से B लिमिट गया, A से कहाँ गए? B पर, ये पहला पॉइंट, प्लस B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, समाकलन लगाए। इस बार क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि क्लोज क्या बता देता है? पूरे का योग बता देता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो पूरे का योग निकालना पड़ेगा, तभी निकलेगा। और ये तो योग नहीं बताएगा, ये सिर्फ सिंगल का बताएगा, ठीक, एक बस का। तो यहाँ पर अब क्या बनेगी? B से C प्लस B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, अब C से लेकर D, प्लस B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, अब D से लेकर A आया। मतलब टोटल A से D हमें पता चल गया, A से D हुआ ना। क्लोज इंटीग्रेशन क्या बताया? पूरे का योग, क्योंकि हमें इस आयत के चारों ओर निकालना पड़ेगा। अगर A से B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बस निकाल दिए तो एक ही एरिया का निकल पाया, देखो A से B बस का, लेकिन हमें A से B बस का नहीं निकालना है, पूरे चारों का चारों निकालना है। समझ आया? इसलिए इतना किए। और ये सिर्फ सिंगल का निकलता है, समाकलन बस क्लोज समाकलन कर दिए, मतलब पूरे का निकल जाएगा योग। समझ आया ना? अब एक एक करके पूरे को निकालते हैं। इसको ऐसे करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान कर चलो। इक्वेशन फर्स्ट देखो, पहला B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। तो फॉर्मूला तो बता दिया हूँ और नहीं लिख रहा हूँ। A से B क्या होता है? B DL cos थीटा, B DL cos थीटा आएगा। अब यहीं पर ध्यान देना, B इंटू DL cos थीटा, A वेक्टर इंटू B वेक्टर बराबर AB cos थीटा, वही आता है ना। तो B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर B DL cos थीटा। फॉर्मूला और नहीं लिख रहा हूँ, कई बार हो गया लिखते ना। चलो अब यहाँ पर देखो, जब ये समांतर है, इसी के समांतर है, किसके? परिनालिका के। कौन सी भुजा? AB भुजा। शुरुआत में ही बताया था AB और CD भुजा क्या? परिनालिका के अक्ष के समांतर है। तो समांतर रहता है तो वहाँ पर कोई कोण बनता है क्या? कोण कब बनेगा? जब लंबवत रहेगा तब। लंबवत कौन सी भुजा है? BC भुजा और AD भुजा। लेकिन ये वाला समांतर है क्या? लंबवत है क्या AB? नहीं, क्या है? समांतर। तो यहाँ कोण कितना बनना चाहिए? 0 डिग्री। A से B क्या हो जाएगा? BDL cos 0, BDL cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1। A से B ये हो गया B इंटू DL, निकला B इंटू DL आया। अब हम BDL में B को बाहर कर सकते हैं क्या? B बाहर हो जाएगा,
ये बी बाहर, अंदर में क्या बच गया, डी एल, ए से बी आया। अब देखो डी एल मतलब लंबाई, छोटी सी लंबाई, हमने इस लंबाई को क्या माना है, देखो सी से डी की लंबाई x, लेकिन ये भुजा तो समांतर है तो इसकी दूरी भी क्या होनी चाहिए, x। तो क्या मिला फाइनली हमें b इंटू एक्स, b इंटू एक्स, ये आया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये कंप्लीट हुआ ना ये वाला लाइन। चलो इस पर आते हैं। अभी a से b निकाले, अब b से c, b वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, ये लगा दिए b से c लिमिट, b से c, b डी एल कॉस थीटा, अभी भी सेम आएगा, यहाँ तक तो पूरा है, फार्मूला बेस्ड है। b से c, b इंटू डी एल, b इंटू डी एल। अब कॉस यहाँ पर मान बदलना पड़ेगा। अब बताओ बी सी भुजा परिनालिका के समांतर है कि लंबवत, लंबवत, लंबवत के लिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये बताओ कॉस 90 का मान कितना, 0, तो 0 रख देंगे, कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो क्या बचा, बी से सी, बी डी एल, और ये क्या हो गया पूरा 0। तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा। तो क्या आया पूरा, ये 0 ही आया। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। समझ आया ये लाइन। अब क्या बचा, सी से डी और डी से ए, ये निकालते हैं। इतना पहले नोट करो, हाँ समझ लो एक बार। पी क्यू आर ए से क्या है, परिनालिका, बहने वाली धारा आई, फेरों की संख्या n। परिनालिका में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वो क्या होगा, दंड चुंबक की भांति कार्य करेगा, दंड चुंबक की भांति कार्य करेगा। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0, अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान। यहाँ तक हुआ। उसके बाद हमें इस परिनालिका के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, ए बी सी डी एक आयत की कल्पना की है। ए बी और सी डी भुजा क्या है, परिनालिका के अक्ष के समांतर। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से लिख लेना, लिख लोगे ना, थ्योरी बताना नहीं पड़ेगा। ये समझ आ गया ना। बी वेक्टर इंटू डी एल, ये पूरा हमें क्या निकालना है, क्लोज समाकलन निकालना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र एक जगह का निकलेगा क्या, नहीं, पूरे जगह का निकलेगा, इसलिए हमने क्लोज इंटीग्रेशन लगाया। क्लोज हुआ मतलब पूरे जगह का निकल रहा है बताया। तो पूरे जगह का कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए से बी एरिया का निकालिए, फिर उसके बाद बी से सी का निकालिए, फिर सी से डी का निकालेंगे, उसके बाद डी से ए का निकालेंगे। चारों एरिया का निकल गया, चारों को जोड़ देंगे तो क्या मिल गया, हमारा पूरा एक समान एरिया पता चल गया। आया ना। मान लो यहाँ 5 वेबर मिला, यहाँ 5 वेबर, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 चौक 20 वेबर मिल गया ना सभी जगह। तो पूरे को निकालना पड़ेगा। ये दोनों लाइन समझ में आ गया। मिटाऊं, याद रखना समीकरण क्या क्या बनाए हैं। अच्छा लिखती लिए, एक मिनट। चलो अभी कौन सा निकाले थे, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, बी से सी तक का। अब बी बोलता हूँ, सी से डी, सी से डी, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, सेम फॉर्मूला आएगा, सी से डी बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना रहेगा इस जगह पर, कितना होगा, 0 डिग्री। सी से डी, देखो सी डी भुजा भी क्या है, परिनालिका के अक्ष के समांतर, तो यहाँ भी क्या रहेगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1। बट यहाँ ध्यान दो, परिनालिका के बाहर कौन है, सी डी। सी डी भुजा क्या है, परिनालिका के बाहर, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, यहाँ बता देता हूँ। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है, 0। इसमें है ना, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 0। तो ये 0 बन गया। ये हमारा कौन सा इक्वेशन, 4 आया। चलो अब लास्ट वाला बचा क्या, ये निकालिए, दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, ये चौथा समीकरण, ये पांचवा बनेगा। अब क्या बचा, डी से ए, डी से ए, बी वेक्टर इंटू में डी एल वेक्टर, बिना देखे बनाया करो डेरिवेशंस को। डी से ए आया, ये ए है ना, बी डी एल क्या होगा, कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। क्या हुआ, होता है बताओ, कॉस थीटा का मान इस बार कितना रहेगा,
कहाँ बाहर है, डी से ए, आधा तो अंदर भी आया ना वैसे में, तो कितना हुआ बी डी एल कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान हमें पता है 0 होता है, तो ये भी क्या हो गया पूरा 0, डायरेक्ट 0 लिख दूँ, इसको चेंज कर लेना, कॉस 90 एक लाइन और बढ़ाना, कॉस 90 की जगह 0 लिखना, आया ना। ये कौन सा इक्वेशन, 2 3 4 और ये 5, चौथा समीकरण, अच्छा हाँ ये तो बन गया ना, समीकरण 1 2 3 4 और 5, पाँचों समीकरण एक जगह हुआ। चलो मिटा दूँ इसे, लिख लोगे ना बाद में लिख लोगे ना, मिटा रहा हूँ इसे। एक कौन सा समीकरण था, 5 ना, चलो ध्यान दो, अरे समीकरण 2 मिटा दिया, समीकरण 2 3, चौथा समीकरण में क्या निकला था, चौथा समीकरण कौन सा हुआ था, ये दूसरा ये तीसरा, चौथा समीकरण 0 आया था ना, चौथा समीकरण 0 था। चलो मान रखते हैं, ऐसे करते हैं, सभी मानों को क्या कर देंगे, सभी मानों को कहाँ रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि समीकरण 1 से ही तो निकाले हैं, तो पूरे मानों को क्या यहाँ रखेंगे अब समीकरण 1 में, बी वेक्टर इंटू डी एल वैक्टर। देखो बी डी एल ए से बी, ये क्या निकला था हमारा b इंटू एक्स, ये b इंटू एक्स आ गया, प्लस बी डी एल बी से c वाला क्या निकला था, समीकरण 3 था ना 0, c से d वाला क्या निकला था 0, और d से a 0, पूरा ही 0 था, तो मिटा दूं सीधा यहीं से, समझ आ जाएगा ना क्यों मिटे। ये लो इतना चीज़ निकला। कौन सा समीकरण था लास्ट, चौथा, अरे 5वां है ना, तो ये कौन सा होगा 6वां समीकरण, समझ आया ना। अब लगाएंगे यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम, उसी का तो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं क्या, तो उसका अनुप्रयोग तो करना ही पड़ेगा, मतलब प्रयोग। देखो परिपथ में बहने वाली क्या निकालोगे, कुल धारा गांव भूतिया गांव बोलते हैं ना, हाँ चलो समझना इसको, परिपथ में बहने वाली कुल धारा आई होगा। अब देखो फेरों की संख्या लगी है, तो फेरे में धारा बहेगा कि नहीं बहेगा, तो पूरे फेरों में क्या निकालना पड़ेगा, धारा। तो यदि एक फेरा है तो एक फेरे के लिए निकलेगा एक, लेकिन n फेरा हुआ तो n का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे समझना, मान लो ये फेरों की संख्या, इसमें 6 फेरे लगाया हूँ मैं, एक फेरे में बहे 3 एम्पियर, तो 6 फेरे के हिसाब से एक फेरा में 3 एम्पियर, तो 6 फेरा में 12 एम्पियर, 18 एम्पियर। ये वाला फेरा में 3 एम्पियर, इस फेरा में 3 एम्पियर, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, ऐसे जोड़ते जाओगे, पूरा गुणा करोगे ना डायरेक्ट। कौन पढ़ाए हैं गणित अभी तक पता नहीं, तो मैं क्या किया था, क्या हुआ, फेरों की संख्या n और इसकी दूरी x, प्रवाहित होने वाली धारा I, n x I, समझ आया, धारा निकल गया। अब लगाएंगे क्या चीज़, एम्पियर का परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। परिपथीय नियम जानते हो क्या होता है, या इसको भी बताऊं, रहता है कि नहीं रहता, क्लोज से मतलब रहता है ना, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। आई क्या रहता है, धारा, आई क्या रहता है, बहने वाली धारा, लेकिन इस बार क्या निकलेगा, पूरे कुंडली में बहने वाली धारा, मतलब परिनालिका में बहने वाली धारा होगा। तो परिनालिका में बहने वाली धारा हमने क्या निकाला, एन एक्स आई, तो इस आई की जगह क्या रखना पड़ेगा, एन एक्स आई, म्यू नॉट एन एक्स आई हुआ। ये समझ आया कहाँ से आया, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, परिनालिका के अंदर बहने वाली कुल धारा, तभी ये प्रयोग हुआ, क्योंकि आई मतलब सिर्फ धारा, बहने वाली धारा, लेकिन हम लोग यहाँ पूरे परिनालिका में बह रही है वो धारा ज्ञात कर रहे हैं ना,
तो परिनालिका में हमारे पास फेरों की संख्या है, इसलिए क्या करना पड़ा, n का गुणा करना पड़ा। क्लियर हुआ ये लाइन। अब ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, 7। देखो इसमें भी बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर है, इसमें भी बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, एक समान बराबर कर सकते हैं। लेफ्ट वाला बराबर है मतलब राइट वाला भी बराबर होगा। कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, नहीं 6 और 7 से, 6 व 7 से लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को बराबर कर दो। बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर, तो इधर क्या बचा, बी एक्स, इधर क्या बचा, म्यू नॉट एन एक्स आई। किसका मान चाहिए अपने को, बी का, चुंबकीय क्षेत्र, एक्स से एक्स को काट दें, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ये निकल गया हमारा डेरिवेशन। यही अभिष्ट व्यंजक है। समझ आया पूरा, क्या किया यहाँ पर, ये तो समीकरण में हमने मान रख दिया था, तो ये बस निकला पूरा 0 हो गया था। अब बहने वाली धारा निकालिए, क्योंकि जो परिनालिका बनाए थे वो भी तो परिपथ था, तो इसलिए परिपथ में बहने वाली कुल धारा निकालिए, एन एक्स आई होगा, क्योंकि फेरों की संख्या n था। अब एम्पियर के परिपथ ही नियम से लगाया, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई होता है। आई क्या था, बहने वाली धारा, तो इसमें कौन सी धारा बह रही है, एन एक्स आई, तो आई की जगह क्या लिए, एन एक्स आई। दोनों समीकरण आपस में बराबर है तो इसको बराबर कर दो, बी एक्स बराबर एन एक्स आई म्यू नॉट, एन एक्स आई म्यू नॉट आया, एक्स से एक्स कटा, बी बराबर क्या बचा, म्यू नॉट एन आई हुआ। इसको अच्छे से तैयार करना, ये अकेले पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का है और ये कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज़्यादा आने वाला यही क्वेश्चन है।